Okay. Okay, so let me start with your introduction first. So yeah, today we have with us Shri Saurabh Pandey sir. He's an Saurabh M. Indian Pandey. film director. Yeah. Sorry, So Saurabh M. Pandey. yeah. The middle name Saurabh is my M. mom's name, Pandey. so that's why. Okay. Yeah, so he's an Indian film director, screenwriter, lyricist, and researcher. His recent work as a writer in the movie Kashmir Files has gathered a huge appreciation for him, as the movie had not only become a successfully hit, but also an all-time blockbuster that the Indian box office has ever witnessed. He also has a BTech degree from Krishna Institute of Engineering and Technology, Ghaziabad. So, sir, thank you so much for coming on the podcast. Thank you so much It's for an honor inviting to have you. Yeah, and first of all, congratulations for to you and your whole team of Kashmir Files. So, how life is after the success of this movie? me. लाइफ नॉर्मल है, मतलब हाँ खुशी है, फिल्म अच्छा कर रही है, लोग पसंद कर रहे हैं। और मेरी फिल्म में जो कैपेसिटी थी इस फिल्म में, वो मैं रिसर्च हेड और एडिशनल स्क्रीन प्ले पे मैंने काम किया। तो जो फिल्म की सारी सक्सेस और फिल्म के लिए मैं क्रेडिट देना चाहूँगा मिस्टर विवेक रंजन मोहिते, जो मेरे सर, जिनके साथ मैंने पहले भी काम किया और पहले असिस्ट करता था मैं सर को, उसके बाद मैं रिसर्च और राइटिंग में सर के साथ इन्वॉल्व हुआ। तो इस सक्सेस का और जो फिल्म जो अभी अचीव कर रही है उसके लिए अगर कोई किसी की सबसे ज्यादा तारीफ करनी चाहिए, जो डिजर्व करता है, वो मिस्टर विवेक रंजन मोहिते जी। और दूसरी चीज, हाँ लाइफ, मतलब लाइफ नॉर्मल है। आप सक्सेस फिल्म हो जाती है, बस होता है 2-4 काम आपके पास अच्छे आने लगते हैं और चीजें थोड़ा बेहतर हो जाती हैं, लेकिन आप वही रहते हो, वही मैं हूँ, वही मांस, वही काम, चीजें वैसी ही नॉर्मल है। इट्स प्रीटी नॉर्मल फॉर मी, बट हाँ आई एम वेरी हैप्पी कि जिस सोच के साथ हम आगे बढ़े थे कि लोगों तक ये सच पहुंचेगा। क्योंकि जैसे मैंने अपने पुराने इंटरव्यूज में बोला है, कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म है जो इसको हम फिल्म की तरह नहीं काम कर रहे थे उसके ऊपर। क्योंकि जब इस तरह के कंटेंट पे आप काम करते हो, 2-3 महीने बाद ये कंटेंट आपके लिए आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है और एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप इस कहानी की जो कहते हैं ना, जो सेंसिटिविटी है इस कहानी का, जो सच है, उसको ईमानदारी के साथ लोगों तक प्रस्तुत कर पाओ। तो सबसे ज्यादा खुश हूँ, बहुत लोगों का बहुत आभार, लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि पब्लिक ने इस छोटी सी फिल्म को इस लेवल तक पहुंचा दिया। आप सब जैसे लोगों का जो इसको प्रमोट कर रहे हैं, इसके बारे में लिख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और सर, ये प्रोसेस कैसा रहा आपका इस मूवी में काम करने का? बिकॉज यू हैव वर्कड इन एज अ researcher then writer and screenplay writer also, so the whole process of working in this film, starting from researching in this movie and working as a screenplay writer, so how was it? मैं सर के साथ ना बहुत पहले से एसोसिएटेड था। टास्कन फाइल में भी मैंने रिसर्च किया था और इसको सुपरवाइजर था। टास्कन फाइल खत्म हो गई, उसके बाद हमारा पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था टास्कन फाइल का। फिर हम फिगर आउट ही कर रहे थे कि क्या करेंगे। विवेक से क्या डिसाइड है कि इस पे काम करेगा, तो थोड़ा बहुत हमने बेसिक रिसर्च करना शुरू किया कि चीज़ें अवेलेबल होती हैं, किताबें, आर्टिकल्स, डॉक्यूमेंट्स, और कुछ एक्सपर्ट्स, उनसे बातचीत की, चीज़ों को समझा। तो एक चीज जो होती है ना, जो लीड कर रहा होता है प्रोजेक्ट में, जो डायरेक्टर होता है, उसकी क्लैरिटी अगर होती है कि उसको क्या बनाना है, तो आपके लिए काम आसान हो जाता है एज अ रिसर्चर, एज अ राइटर। सर राइटर भी है प्रोजेक्ट के, तो मेरे लिए काम बहुत आसान था पहले से। लेकिन सबसे ज्यादा चैलेंजिंग ये था कि कश्मीर में जो जेनोसाइड हुआ उसके बारे में पढ़ना। तो वो बहुत ब्रूटल, बहुत ही दिल दहला देने वाली वहाँ पे इंसिडेंट हुए थे। तो जब उसको पढ़ते थे यार, बच्चों को मार दिया है, छोटे छोटे औरतों बच्चियों के साथ ऐसे गलत काम किए गए हैं, और किसी को उसके घर पे ही ऐसा लगने लगे कि वो सेफ नहीं है। कहते हैं ना, घर पे इंसान आके सबसे सेफ महसूस करता है, अपने घर पे ही वो सेफ महसूस नहीं कर रहा है। और उससे भी शर्म की बात है कि वो एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का एक हिस्सा था, एक स्टेट था जहाँ पे ऐसा हो रहा था। कोई उनकी फरियाद नहीं सुन रहा है, कोई उनके बारे में ना ठीक से लिख रहा है, ना सच बता रहा है। तो वो सारी पीड़ा जो थी, वो जब उसको पढ़ो तो कहीं ना कहीं अंदर एक एक गुस्सा पलने लगता है
कहीं ना कहीं अंदर एक डिस्गस्ट वाली फीलिंग, बड़ा, जैसे मैंने एक दो बार बोला भी, बड़ा हॉरिबल फील होता था कि यार ऐसा क्यों पढ़ना पड़ रहा है मुझे, अगर ऐसा कभी हुआ नहीं होता तो शायद मुझे ऐसा पढ़ना नहीं पड़ता। तो वो आपकी ये सारे थॉट्स आपकी पर्सनल लाइफ में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब आप लिखते हो तो आप कहीं ना कहीं किरदारों को, उन कैरेक्टर को जीना शुरू कर देते हो। सेम रिसर्च में भी आप अगर राइटर हो तभी आप फिल्म रिसर्च अच्छा कर सकते हो। तो वो मुश्किल हो जाता था वो चीज सेग्रीगेट कर पाना कि हाँ ये मेरी पर्सनल लाइफ है, जहाँ पे मैं अपने घर आया हूँ, मुझे नॉर्मल बिहेव करना है, यहाँ पे मुझे मेरा जो एंगर है, मेरा जो गुस्सा है, और चीजों को लेकर मेरे जो सवाल है, क्वेश्चंस है लोगों से, उसको उसको नहीं आड़े आने देना है। तो बिगिनिंग में प्रॉब्लम्स काफी होती थी, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना, आप उस चीज के साथ जीना सीख जाते हो। और उसमें मेरे लिए बड़ा हेल्पफुल रही पल्लवी मैम की। पल्लवी मैम के साथ मेरा एक अलग ही रिश्ता है कि मैम जब जरूरत पड़ती है मुझे इस तरह की इमोशनल काउंसलिंग की, तो मैं मैम के पास हमेशा बैठता हूँ। तो मैम के साथ बैठा करता था, सर भी थे, तो मुझे थोड़ा हेल्प मिल जाती थी उससे। लेकिन हाँ, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है इस तरह के कंटेंट पे जब आप काम करते हो, कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करोगे, क्योंकि वो उसका हिस्सा बन जाती है। तो चैलेंजिंग सबसे ज्यादा ये था। दूसरा, जब बेसिक रिसर्च हो गया तो उसके बाद हम डिटेल ग्राउंड रिसर्च पे जाना शुरू किए, लोगों से, विक्टिम से मिलना शुरू किए, उनके इंटरव्यूज करना शुरू किए। उसमें वहाँ पे जो 90s में, जो वहाँ पे 89 90s उस दौर में जो वहाँ पे मौजूद थे, उन लोगों से हमने बातचीत करना शुरू किया। तो फिर उस समय तो ऐसा हो गया था कि हर रोज जैसे वो एरा हम जी रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने जब लोग इंटरव्यू दे रहे हैं तो हमारे तो लिए, चलो हम सुन रहे थे, हमको इतना बुरा लग रहा था, मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगता था उनके लिए जो बता रहे हैं, जिन्होंने जिंदगी जी है, और जो 32 साल तक जिस सच को उनसे किसी ने ना तो पूछा, ना तो उन्होंने किसी को बताया। जैसे फिल्म में एक लाइन है कि जो टूटे हुए लोग होते हैं उनको सुनना पड़ता है, तो उनको जब सुनने बैठे तो वो भी बड़ा पेनफुल होता था। ऐसा लगता था यार क्यों, मतलब, और ये डिजर्व करते हैं जस्टिस अपने साथ, इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये एक सबक है पूरे सिविलाइजेशन के लिए। उसमें देश और किसी धर्म की बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात है। अगर इस तरह का जेनोसाइड होता है तो क्या होता है। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस था, बट हाँ, लकली एंड फॉर्चुनेटली कि जो हमारा स्टार्टिंग से एक ब्रीफ था कि हमारा फोकस होगा इस पेन पर, होगा कि कितने दर्द और कितना संघर्ष भरी जिंदगी रही है कश्मीरी हिंदुओं की। वो चीजें बखूबी आ गई, रिसर्च में भी आ गई, लिखने में भी आ गई, और फिल्म भी बन के आ गई। वो भी आशीर्वाद कहेंगे उन लोगों का जिनके साथ ऐसा एट्रोसिटी हुई, भगवान की चीजें हो गई। एग्जैक्टली सर। और ये बताया जा रहा है कि इस मूवी में 700 इंटरव्यूज लिए गए हैं शायद, थ्रू पल्लवी मैम, और विवेक अग्निहोत्री सर ने भी बोला है। सो 700 लोगों के इंटरव्यूज लिए गए जो लोग विक्टिम थे उस इंसिडेंट में। सो आपको कोई एक इंसिडेंट याद है दैट शुक यू फ्रॉम इनसाइड? हाँ, इंटरव्यूज के दो फेज थे। एक तो इंडिया में चल रहे थे, मतलब मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, जहाँ पे जो अवेलेबल था कश्मीरी हिंदू जो पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार थे, जिनसे हमने रिक्वेस्ट किया और वो आने के लिए तैयार थे। मोस्टली काफी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, और मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरा पर्सनल रिमार्क है कि कश्मीरी हिंदू जो एक सोसाइटी है, मुझे लगता है वो क्रीम है हिंदुस्तान का। आप उनका बात करने का तरीका देखिए, उनका वेलकम का तरीका देखिए, दे आर वेरी जेंटल एंड दे आर वेरी वेल एजुकेटेड। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो दो टीम थी, एक टीम थी जो इंडिया में कर रही थी, दूसरी टीम थी अब्रॉड कर रही, जर्मनी, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जो जा जाके लोग इंटरव्यूज कर रहे थे। तो विवेक से पल्लवी हम अब्रॉड कर रहे थे, हम इंडिया का पूरा टूर कर रहे थे, लोगों से मिलने के बाद। तो किसी एक को नहीं बोलूंगा कि देखिए क्या होता है ना, दर्द दर्द होता है। किसी को खोना, आपने अपने घर में 4 लोगों को खोया, एक लोगों को खोया, तो वो उसको इस बेसिस पे बोलना कि कौन सा मेमोरी, तो हर किसी की, मैंने बोला बच्चे से लेकर औरत तक, बुढ़े तक, कोई भी है जिसको इस तरह से प्रताड़ित किया गया, मारा गया, तो वो बड़ा दर्दनाक होता है। लेकिन हाँ, एक था जब मैं मिला था, जो नादिर मौत का इंसिडेंट हुआ, जिसमें 5 परिवारों को पूरा
खड़ा करके एक लाइन से सबको मार दिया गया। तो उसमें एक फॉर्चुनेटली एक वो बच्चा था, जो उस समय बच्चे थे, अभी तो वो 35-36 आई थिंक होंगे, जिनका हमने इंटरव्यू किया, वो लकीली बच गए थे क्योंकि उनके दादाजी सर्वाइव। जाने वाले थे जम्मू। तो उन्होंने बोला कि शाम हो गई दादाजी, मैं जाता हूँ। तो वो जम्मू चले गए। तो दादाजी के बिहाफ में वो जम्मू आ गया, और उसी रात ये इंसिडेंट हुआ था कि जब मिलिटेंट आतंकवादियों का कॉस्ट्यूम पहन, जो मिलिटेंट थे आर्मी का कॉस्ट्यूम पहन के वहां पर आते हैं, पूरी रात पूरी पूरी एक एक भी कश्मीरी हिंदू को जिंदा नहीं छोड़ा, बच्चे तक को मार। तो उसमें तो लगा कि यार एक एक छोटा सा बच्चा भी था, मतलब 4-5 साल का बच्चा, उसको क्या मालूम धर्म क्या है, देश क्या है, उसको तक को मार दिया। और मतलब वो फोटोज हमने थोड़ा फिल्म में कुछ दिखाई है, और उसको हम बहुत डिटेल में दिखा नहीं सकते क्योंकि इतना वो पेनफुल है कि ना तो हम उसको दिखा पाएंगे ना कोई देख पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स को मार दिया, एयरमैन को, 4 एयरमैन को गोली से भून दिया। ब्लड डोनेशन का के लिए उनको ओ ग्रुप का ब्लड चाहिए था, कोई आके ब्लड देता है, फिर उसका ब्लड तब तक ड्रेन करने दिया कि जब तक वो मर नहीं गया। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है कि मैंने जैसे बताया कि सबसे बड़ा चैलेंज यही होता था कि ये सारी चीज सुनने के बाद आप उसके साथ कैसे जियोगे और कैसे जस्टिफाई करोगे, क्योंकि एज अ राइटर कहीं ना कहीं आपके अंदर गुस्सा भी आएगा ना कि तब से कनेक्ट हो रहे हो, आप लोगों से मिल रहे हो, जो फर्स्ट विक्टिम है, आप उनसे जाके मिल रहे हो, उनके घर वालों से, और उनकी दशा देख रहे हो, उनकी हालत देख रहे हो। तो ये मैं बिल्कुल कभी इस चीज को नहीं बोला क्या कम था क्या ज्यादा था, हर किसी का दर्द था। कितने सारे ऐसे लोग थे जो वहां से भाग के आए, कैंप में उनकी कितनी बदतर हालत थी, आपके पास न रहने के लिए जगह है, न खाने के लिए पैसे हैं, ना अनाज है, बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ा समय, बिच्छू काटने से लोग मर जा रहे, हीट स्ट्रोक से मर जा रहे, पीटीएसडी, तरह तरह की चीजें, 30-30 साल तक उस ट्रूमा को जीना, मतलब उसका कोई पैरामीटर नहीं है। मतलब नोबडी कैन इमेजिन, मैं तो अपनी लाइफ में कभी ऐसी 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 प्रताड़ना इमेजिन नहीं कर सकता, वो भी अपने देश में। Yeah, and that also happened in the 90s era, जिसको हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का दौर था वो. So in that scenario, I mean, how can such a event happened? I mean, no one, and I don't think so in Northeast even people knew until this movie came. I mean, so अब properly ये it had shown. मूवी के पहले तो मुझे भी नहीं मालूम था, मैं कश्मीर को जन्नत समझता था, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा ये जन्नत तो जहन्नुम बना था, ये जन्नत तो जन्नत था, ये जहन्नुम था, जहाँ पे लोगों को, बच्चों को मार दिया जा रहा है, और आतंकवाद इतना इस लेवल तक पहुंच जाता है कि एक जमात को वहां से मार मार के भगा देता है, ठीक है, और पूरा देश चुप बैठा है। वो जहन्नुम है और उसके साथ हम सबके सब गुनहगार हैं। तो और सच नहीं मालूम है किसी को, हमने कहानियां खूब बनाई है, कश्मीर को खूब ग्लोरीफाई किया है, खूब बात करते हैं कश्मीर की अच्छी अच्छी वादियों के बारे में, खूबसूरती के बारे में, लेकिन अगर कहीं गलत होता है, इट वॉज जेनोसाइड। कुछ मतलब लोगों के पास मैंने वही बोला ना कि अगर आपको पता लगेगा अपने घर नहीं जा सकते, इससे बड़ा दर्द आपके लिए क्या होगा। और जनरेशन खत्म हो गई, कितने सारे लोग इस उम्मीद में बुढ़े हुए मर गए, कितने कि इस उम्मीद में एक दिन अपने घर जाए, अपने घर नहीं जा पाए। और उसके बाद उससे बड़ी बात की जिन लोगों ने ऐसा किया आज भी वो खुलेआम घूम रहे हैं। मेरा 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 ये पर्सनल चीजें हैं, मतलब मैं जो फिल्म में भी था कि अगर किसी के साथ जस्टिस, जस्टिस तो सबसे बड़ा राइट टू लिव, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है राइट टू लिव। अगर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, राइट टू लिव भी एक आर्टिकल है, उसकी भी बात होनी चाहिए ना। जब आप जिंदा ही रहोगे तो बात क्या करोगे। तो एक कम्युनिटी के साथ उसको जीने का हक ही छीन लिया गया उससे, और आज तक उनको जस्टिस नहीं मिला। तो और ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ये किसी धर्म और किसी विशेष की बात नहीं है, ये इंसानियत की बात है। इट वाज अ जेनोसाइड। कोई धर्म, इसमें धर्म का कोई एंगल नहीं है ना, धर्म का कोई बात है इसमें, ये टेररिज्म के अगेंस्ट है। एक टेररिज्म किस लेवल तक जा सकता है, ये इंसानियत और देश देश पेट्रियोटिज्म की ऊपर की बात है कि अगर आप पेट्रियोटिक हैं तो आपको मार दिया जा रहा है, देशभक्त का मार दिया जा रहा है। यही तो उनका कसूर था ना कि वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, उनका कसूर यही था ना। अगर वो कन्वर्ट हो जाते और वो या वहां पे उनकी बातें मान लेते तो शायद उनको छोड़ सकते थे, लेकिन क्यों। उनको भी जीने का हक है, उनको भी अपनी हाँ. अपनी सभ्यता, अपने देश में रहने का हक है, लेकिन उनसे वो हक छीन लिया गया। और ये बहुत शर्म की बात है, सबके लिए शर्म की बात है। और
32 साल तक ये सच क्यों बताया क्यों नहीं गया, क्यों इस सच को कोई बोलने से आज सब बात कर रहे हैं, बहुत सारी तरह तरह की और भी बातें हो रही हैं, लेकिन उनसे तो यही मेरा होगा भाई, गुजारिश होगी, तो आप इस फिल्म को एक इंसान के जैसे देखिए। बाकी वही सिंपल एक क्लीशे सा चीज है कि एक गिलास है, आधा भरा है आधा खाली है, कैसा है आपको अपने आपका नजरिया कैसे होगा, दुनिया कैसी है आपको वैसी दिखेगी जैसे आप होंगे। तो आप अगर एक अनबायस्ड पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये तो पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है कि ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। Absolutely. I mean, इस और ये फिल्म में कहानी, सॉरी, ये कहानी आप yes, कहानी बताते रहे, लोगों का सच नहीं बताया। अब आपको जब सच पता है तो आप उस सच को वेरीफाई करो, देखो सब तो पढ़ा है ना, पब्लिक डोमेन, पब्लिक स्मार्ट है, देख रही है yeah. कि कुछ भी गलत नहीं है, सारा सच है। बल्कि मैं तो बोल रहा हूँ सच तो आपने 5-10% सच नहीं देखा, क्योंकि उससे ज्यादा सच तो हम ना दिखा सकते हैं ना कोई देख पाए, ना मैं बोल सकता हूँ यहाँ बैठ के, मुझे भी शर्म आएगी, मुझे भी घिना आएगा और बहुत शायद और शायद कुछ सीन्स काट भी दिए गए थे, आई थिंक बाय CBFC, द सेंसर बोर्ड। वो मेरे उस बात के, देखिए उस बहुत सारी चीजें होती हैं जो प्रोड्यूसर्स और सीबीएफसी की जैसे आप बात करें तो उस प्रोड्यूसर के डिसीजन होते हैं, बाकी दूसरा सीबीएफसी की जो आप बात कर रहे हैं तो सीबीएफसी के अपने रूल्स होते हैं, अपने टर्म्स होते हैं, और ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जिस पे हमें भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ क्यों हुआ और मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था, तो मैं उसके बारे में क्या ही क्रिटिसाइज करूँ, बिना जाने, मतलब बिना जाने कुछ बात करना तो वो गलत है। तो तब भी चीजें जितनी आई, जितनी लोगों तक पहुंची, उसके बाद भी अगर हम जागरूक हों और इस तरह की चीजों को ना होने दें, इस तरह की चीजों के खिलाफ बात करें, उसको प्रोटेक्ट करें, उसको एक्नॉलेज करें एटलीस्ट। सबसे बड़ा हमारा जो ट्रिब्यूट होगा कश्मीरी हिंदुओं के लिए, जो उनके ऊपर जेनोसाइड हुआ है, जो 32 साल से बेघर होकर इधर उधर भटक रहे, मुसाफिर बने पड़े, हम इस चीज को एक्नॉलेज करें और अपने आप से प्रॉमिस करें कि दोबारा ऐसा हम कुछ नहीं होने देंगे अपनी कैपेसिटी में। वही सर मैं बता रही थी कि with the movie a lot of appreciation has been made, and even Prime Minister had said about the movie and he has appreciated, but sir, वो बोलते हैं ना with appreciation there also comes criticism hand in hand. So sir, how did you handle the criticism? By the way, मैं उसको criticism भी नहीं बोलूँगी, because half of the people who are criticizing about the movie have not seen the movie, और वो लोग judgments pass कर रहे हैं, because the ruling party had appreciated the movie. Because of that, they are kind of making judgments about the movie. So sir, आपका क्या कहना है about the criticisms and the appreciation? मैंने लास्ट पे यही बोला ना कि वही बड़ा क्लीशे सा एक जो हम बचपन से फिलोसफी पढ़ते हैं कि ग्लास आधी भरी है या आधी खाली है, हमारे पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है, पहली चीज। दूसरी चीज है, आपको क्रिटिसाइज करने का पूरा हक है, आप क्रिटिसाइज करो फिल्म को, सरकार को, मुझको, किसी को, लेकिन आप इंसानियत को क्रिटिसाइज करो, क्योंकि आप भी इंसान हो, इसी सिविलाइजेशन में है, आपको भी रहना है, हमको भी रहना है। कि कल जैसा कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ, अगर वैसा भगवान न करे किसी और के साथ हो, और वो जो उनमें से एक उनको समझ में आए कि क्या है, तो देखिए, बाकी वो जो बोल रहे हैं अच्छी बात है, उनको बोलना चाहिए, ये क्रिटिसिज्म भी बहुत जरूरी है। लेकिन मैंने वही बोला ना, आप फिल्म को क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन फिल्म के सत्य को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते ना, तो सच है, सच थोड़ी ना बदल जाए। तो आप उनसे बस, देखिए मैं, उनका अपना ओपिनियन है, मैं उस पर क्या बोलूँ, कि बस उनसे इतना है कि आप पहले एक बार फिल्म देख लो और फिल्म को समझ लो, अगर उसके बाद आपको चीजें लगता है फिल्म में क्रिटिसाइज करो, ठीक है, आप बताओ मैंने हमने कहाँ गलती की, चीजें की, अच्छी बात है, 4 लोग और सीखेंगे। बट वही मैं बता रही आपने हूँ जैसे खुद कि बोला दे कि आर अगर नॉट कोई काम आप करते हैं तो क्रिटिसाइजिंग। आपको अप्रिसिएशन क्रिटिसिज्म दोनों साथ साथ आता है, तो वो तो ठीक है हैंडल करना। मतलब देखिए, आप 5 साल 7 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर चीज की आपको तारीफ करें, और जरूरी नहीं है कि हर काम आप इस, पहली बात तो कोई आर्टिस्ट, मैं मतलब फिलहाल मैं अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये सोच के नहीं चल कर काम करते हैं कि भाई ये काम करेंगे बड़ी तालियां बटोरेंगे, बहुत लोग तारीफ करेंगे। अब कश्मीर फाइल्स में भी, मतलब मैंने तो एटलीस्ट नहीं एक्सपेक्ट किया था कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री जी या वाइस प्रेसिडेंट जी इसके बारे में बात करेंगे और इस लेवल पे होंगी चीजें, लेकिन हो रही तो अच्छा लगा, अच्छी बात है।
लेकिन जब आप काम करते हो किसी फिल्म पे एज एन आर्टिस्ट, तो आपका सबसे पहला जो पर्सपेक्टिव ये होता है कि इस कहानी से मैं कितना कनेक्ट और इस कहानी को मैं कितना जस्टिफाई कर सकता हूँ। बस मेरे लिए दो ही चीज इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगा कि ये कहानी, ये मुद्दा ऐसा है कि जो एज अ राइटर मेरी एक जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं इस मुद्दे से पूरी तरह कनेक्ट हो रहा हूँ, पूरा इत्तेफाक कर रहा हूँ, मुझे इस पे भरोसा है, और कहीं ना कहीं मैं इसको जस्टिफाई कर सकता, इसलिए मैंने काम किया। कुछ लोगों का काम अच्छा लग रहा है, आपने जैसे बताया, कुछ लोग हैं, और हाँ मैं भी देख रहा हूँ कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कोई बात नहीं। So वही मैं बता रही थी कि क्रिटिसिज्म शुड बी कंस्ट्रक्टिव, बट जो लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं दे हैवंट वॉच्ड द मूवी आइदर, और वो लोग इसीलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं बिकॉज द रूलिंग पार्टी हैज अप्रिशिएटेड द मूवी, और बता रहे हैं कि फिल्म एक प्रोपोगेंडा है एंड इज नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, जबकि फिल्म every fact that has been shown in the movie is present in the internet also. So I don't know what is this typecasting of this right wing and left wing thing. uh, I think the people should watch the movie as a movie and should learn from it, कि ऐसा कुछ हुआ भी था in our history, and that also post independence. So that's I think most important. यहाँ आप देखिए, लेफ्ट राइट सेंटर आइडियोलॉजीज हैं, और है, अब हर किसी को हक है किसी भी आइडियोलॉजी के साथ अलाइन होने का, लेकिन इन आइडियोलॉजी के ऊपर जैसे मैंने बोला कि सबसे ऊपर की चीज है इंसानियत। Yeah. तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर वो नहीं होगी तो कोई पूरी सिविलाइजेशन ही नहीं बचेगी। किसी आइडियोलॉजी को लेके क्या करोगे, तेल डालोगे आप। तो अब उनसे जैसे आपने बोला नहीं देख रहे, भाई आप फिल्म देख लीजिए, देख के अपना अपनी प्रतिक्रिया रखिए, जो आपको लगता है आपको हक है। आपका देश, हमारा देश, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको हक देता है, आप जो उस पर क्रिटिसाइज करना चाहते हो, आपको जो गलत लगता है, अच्छी बात है। लेकिन जैसे आप खुद बोल रहे हो, फिल्म में सारी चीजें जो है सब ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है, लोग देख चुके हैं। बस ये था, वो हमारी आंखों के सामने थी, बस हम कभी उसको देख पा नहीं रहे। अब इस फिल्म ने क्या किया, सबका फोकस ला के रख दिया। हाँ देखो, जो तुम्हारी आंखों के सामने थोड़ा थोड़ा चीजें आके चली गई थी, वो जो तुम इग्नोर करके बैठे थे, वो ये। अब आपने जैसे खुद बोला, लोग खुद फैक्ट निकाल के, चीजें निकाल के डाल रहे हैं। तो रही बात, मैं 100% मैं एंडोर्स करता हूँ द कश्मीर फाइल्स को, उसके सच को और इस जेनोसाइड को, और मैं बिलीव करता हूँ कश्मीरी हिंदुओं को उनका जस्टिस मिलना चाहिए। और मैं गुजारिश करता हूँ सबसे कि आप इसको एक्नॉलेज करिए। और बाकी उसके बाद देखिए, हर किसी का अपना एक हमारे देश की खूबसूरती यही है कि यहाँ पे हर किसी को अपनी बात कहने का हक है, हर किसी को अपना ओपिनियन रखने का हक है। तो वो ब्यूटी उनके पास, वो चीज उनके पास भी, वो चीज हमारे पास भी, आपके पास भी, किसी के पास। Uh, or sir, if I tell about the situation of the youth of our country, it's सॉरी, more आपको like थोड़ा थोड़ा तेज बोलना होगा, आपकी ऑडियो आवाज बहुत स्लो है। okay. Now it is clear, right? परफेक्ट। Okay. So I'm saying that the character of Darshan Kumar, Krishna Pandit, the character's name. So it is very relatable with the situation of present youth of India's condition, that they get brainwashed easily without knowing the facts and figures everything. So sir, आपका क्या कहना है इसमें? Like, what do you want to give any advice to the youth of India after watching this movie? देखिए, इंटरनेट के आने से ना कुछ चीजें बहुत अच्छी हुई है, लेकिन कुछ अच्छा होता है तो उसका साथ साथ उसका ड्रॉबैक्स भी आते हैं। तो मुझे याद है, मैं तो उस दौर में भी मैंने पढ़ाई की जब इंटरनेट नहीं होता था। हमको इंटरनेट के लिए मतलब 12-15 किलोमीटर जाना पड़ता था सागर कैफे, गाँव में था मैं। और एक मेल करना होता था तो ये होता था, भाई कॉलेज जाएंगे तब मेल होगा, घर से नहीं हो सकता। फोन, चोंगे वाला फोन चलता था, तो हमें पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाना पड़ता था, लाइब्रेरी से किताबें इशू कराते थे, उसके माध्यम से हम पढ़ते। तो इस आईटी रिवोल्यूशन, स्पेशली डिजिटल रिवोल्यूशन से हुआ ये है कि इंफॉर्मेशन बड़ी सस्ती हो गई। आज इंफॉर्मेशन घूम रही है, मतलब समंदर बह रहा है नॉलेज की। तो इस समंदर में हमें ये समझना पड़ेगा हम क्या इंफॉर्मेशन कहाँ पढ़ रहे हैं, और उस किसी कंक्लूजन पे पहुंचने के पहले, उसको कंक्लूड करने के पहले हमको उसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि हम कहाँ से पढ़े, सोर्स क्या है। तो सोर्स को समझना पड़ेगा।
और जैसे कोई चीज बहुत आसान हो जाती है ना तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। दूसरा, आप इंफो वॉर के दौर में है जहाँ पे इंफॉर्मेशन वॉर चल रहा है, तो वहां पर तो ऐसी चीजें हैं, आपको उसको समझना पड़ेगा भाई क्या सच है क्या झूठ है, और उसके लिए आप बायस्ड होकर नहीं समझ सकते, क्योंकि आपने पढ़ा और आपको तुरंत, जैसे मैंने आपको बताया, हम भी पढ़ रहे थे, हमको भी गुस्सा चीजें आ रही थी, लेकिन हम अपने आप को आके यही शांत कराते थे कि भाई एक थिन लाइन है और एक प्रोफेशन है जिसको हमको समझना है, चीजों को एनालाइज करना है, फैक्ट चेक करना है, एक्सपर्ट्स की सजेशंस लेनी है, सुनना है लोगों को, फिर एक कंक्लूजन पर पहुंचना है। कि अभी एक आर्टिकल आ गया पढ़ के नहीं, तो हमने ना पढ़ने की आदत छोड़ दी। मतलब मेरा ओपिनियन है, जितना मैं अपने आसपास देख रहा हूँ, कि जैसे हम पढ़ा करते थे ना बचपन में, पढ़ने की एक आदत हुआ करती, हमने पढ़ने की आदत छोड़ दी है। अब हम बस एक इन्फॉर्मेशन कहीं से फ्लैश हुआ और वो हम उस पर एक्साइटेड हो जाते हैं और सुन लेते हैं, कहीं से अर्ध ज्ञान लेके कूद रहे होते हैं, तो वो गलत है। और आप थोड़ा सा अगर किसी के बारे में बात करना चाहते हैं, किसी चीज के बारे में बात करना चाहते हैं, प्लीज उसके बारे में थोड़ा वक्त बिताइए, उसको पढ़िए, समझिए। बाकी आइडियोलॉजी आप क्या बनाना चाहते हैं, आप उसके लिए इंडिपेंडेंटिज्म मतलब आपका इस देश की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इस देश में हर आइडियोलॉजी वाले लोगों को रहने का हक है उसी इक्वालिटी के साथ। इससे खूबसूरत देश दुनिया में कोई नहीं है कि जहाँ पे लेफ्ट राइट सेंटर तीनों एक साथ चलता है, कि किसी का पावर कम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन किसी को कम हक नहीं देता है। तो आपकी बात कितनी सच है, उसमें कितना दम है, तभी वो लोगों तक पहुंचेगी। हर किसी की पहुंच रही है, हमेशा पहुंची है, सालों से हो रहा है। तो आप जो इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना भी आपका काम है। अगर आप उसके बारे में सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, जैसे मैं पॉलिटिकल कोई ओपिनियन कहीं नहीं लिखता हूँ किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मैं कोई पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं लिखता, मैं फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ, मैं स्टोरी टेलर हूँ, तो मेरा काम है कहानी बोलना। मैं उसमें कितनी ईमानदारी दिखाना चाहता हूँ, मैं अपनी पूरी शिद्दत लगा देता हूँ उसमें पूरी ईमानदारी दिखाने के लिए। मेरे पास कोई भी पॉलिटिकल सवाल पूछता है, कुछ पूछता है, तो भाई पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, जिस दिन होगा उस दिन आके आपके साथ डिबेट करूंगा। तो प्रॉब्लम ये है कि नॉलेज बड़ा सस्ता हो गया है और नॉलेज की वैल्यू कम हो गई। तो उसको हमें समझना पड़ेगा कि नॉलेज बहुत वैल्यूबल चीज है, इसको ऐसे खर्च मत कर दो, इसको प्रोसेस करो, विजडम की तरफ थोड़ा जाओ, और फिर तब आके आप चीजों के बारे में बोलो। क्योंकि आप अगर कुछ बोलते हो, कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ लिखते हो, तो वो 10 लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा, 10 लोगों तक आपकी बात जाएगी। हो सकता है आपकी तरह भी होगी, उसके साथ भी कुछ उसने भी ना पढ़े हो चीजों को फैक्ट चेक किया। तो ये है, लेकिन ये हर कोई भी क्रांति आती है, तो हर क्रांति के बाद उसका एक ड्रॉबैक होता है, और वो धीरे धीरे चीजें सही हो जाती हैं। अब देखिए, जब हम 2014-15 से डिजिटल रेवोल्यूशन बहुत फास्ट हो गया अपने यहाँ, मोबाइल फोन्स वगैरह जब इतने हो गए, तो आने वाले 10-20 साल में चीजें होंगी, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे लगेगा। हमें थोड़ा सा अपनी पढ़ने की आदत, समझने की आदत जो हमारे अंदर बचपन से है, एक इंसान के तौर पे उसको बढ़ानी पड़ेगी, उससे अटैच होना पड़ेगा। तो इस तरह का जो ये इंफो वॉरफेयर जो चल रहा है, उससे हम बच पाएंगे, क्योंकि अभी ये बहुत डेंजरस वॉरफेयर है, इंफो वॉरफेयर। जो अगर इससे बचना है आपको, आपको अपने दिमाग को पीस में रखना है, परेशान नहीं रखना है, क्योंकि आपकी मेंटल पीस के लिए भी जरूरी है। ये मेरा मेरा सजेशन है जो मैं फॉलो करता हूँ, जिस चीज पे मैं काम करता हूँ। बाकी और किसी को लगे कोई और रास्ता है तो अपने रास्ते पे चले। ओके, सो सर, आपने विवेक सर के साथ, आई थिंक इट्स योर सेकंड फिल्म विद हिम। मेरी थर्ड फिल्म थी सर के साथ। मैंने पहली एक फिल्म थी जुनून, जिसमें मैंने सर को असिस्ट किया था और उस फिल्म में गाने लिखे थे। फिर उसके बाद मैंने ताशकंद फाइल्स की, द ताशकंद फाइल्स, फिर एक द कश्मीर फाइल्स, मेरी तीसरी फिल्म है। So, how was the experience working with him, like देखिए, back विवेक to सर के back? बारे में एक चीज बोला, मैंने बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, और फॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों से मिलना भी होता है। लेकिन एक निडर होता है, जो मतलब हम बोलते हैं कि स्टोरी टेलर आपको बड़ा मतलब निडर होना चाहिए आपके, वो एक निडरता उनके अंदर है, ठीक है। और दूसरी चीज होती है कि मुझे मैं जो एनवी फील करता हूँ जिस चीज के लिए, कि मैं उनसे बहुत यंग हूँ, कि वो एनर्जी लेवल जो उनके अंदर है अभी भी, वो मतलब मैं उनको नहीं बोलना चाह रहा हूँ, बोलते हैं यंग है अभी भी वो, क्योंकि उनको उनके अंदर जो एनर्जी लेवल है ना, वो मुझे बड़ा ऐसा लगता है यार, मतलब 17-18 घंटे आप काम कर रहे हो, तब भी आपका एनर्जी लेवल नहीं ड्रॉप हो रहा है और आप लगे हो। तो ये हार्डवर्क ही है ना एक। अगर हार्डवर्क आपके पास है तो आपसे कोई चीज कोई नहीं छीन सकता। आज नहीं तो कल चीजें आपके पाले में आएंगी, आपको मिलेंगी। तो वो चीज मुझे उनसे बहुत सीखने को मिलती है।
बाकी फिल्म मेकर अच्छे हैं, स्टोरी टेलर अच्छे हैं, इसमें मुझे बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं उस स्टेचर पे, उस लेवल पे उनको जस्टिफाई कर, पूरा दुनिया उनकी तारीफ कर रहा है आज के वक्त में। तो ये दो चीज मैं उनसे सीखता हूँ कि निडरता, जो आपकी कहानी कहने में, स्टोरी टेलिंग में जो आपकी निडरता होती है, जो वो जो मैं कोशिश करता हूँ अपने अंदर डालूं। दूसरी चीज कि उनका एनर्जी लेवल, कि कितना एंथुसियास्टिक रहते हैं, कितना हार्ड वर्क करते रहते हैं, तो वो चीज अपने अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, विवेक सर से मिलने के पहले, मिलने के बाद एक चीज मेरी लाइफ में और हुआ कि जो इस तरह की फिल्में हैं, जो सोशल मुद्दों पर फिल्में बनती हैं, जिनका नैरेटिव सोशल मुद्दा होता है, और स्पेशली सच को खंगोलने वाली फिल्में, उसमें मेरा सर के साथ काम करके मुझे उस डायमेंशन में काम सीखने का मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली। और आई होप कि ये और सीखूंगा, और भविष्य में कभी मैं भी इसका अच्छे से और अच्छे से यूटिलाइज इस चीज को करूंगा, इस जो मेरी समझ जो सर के थ्रू मुझे मिली है। Okay, so actually we are running out of time. It has 40 minutes of time limit. So thank you so much for coming on our podcast. थैंक यू सो मच, Sir, आपने मुझे इनवाइट किया, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूँ कि काफी दिन हमारा थोड़ा आगे पीछे डिले हुआ, क्योंकि बहुत सारी चीजें भी चल रही हैं। sir, actually, और लास्ट में सबको, पूरे देशवासियों को, दुनिया भर के लोगों को तहे दिल से शुक्रिया और सबका नमन कि आप सबने इस फिल्म को इस मुकाम तक पहुंचाकर आगे आने वाली जनरेशन की, जो स्टोरी टेलर्स की जो जनरेशन है, उसको एक कॉन्फिडेंस दे दिया है। तो वो पूरा फिल्म फ्रेटर्निटी और हर स्टोरी टेलर, चाहे वो कोई भी, वो आपका रेडी रहेगा। और आई होप कि जो फिल्म का मोटिव है कि कश्मीरी हिंदुओं को जस्टिस मिले, उनका न्याय मिले, और इस चीज़ को लोग एक्नॉलेज करें। दूसरी चीज़ की, दुनिया में कभी ऐसा कुछ ना हो, इंसानियत बड़ी कोई चीज़ नहीं है, ना पॉलिटिक्स है, ना बिजनेस है, उसका हनन ना हो, खत्म ना हो। थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। विश वेरी ऑल द बेस्ट, खूब आगे बढ़िए आप। and wish you all the best for your upcoming projects. थैंक यू सो I मच, hope थैंक यू you सो work मच। with Vivek sir again and again and make movies on these kind of subjects. आई विल ट्राई माय बेस्ट, थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Thank you.